शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल तक हमने कक्षा 8 में विज्ञान विषय में अध्याय 2 में सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में अध्ययन किया। उसमें हमने सूक्ष्म जीव किस तरह से मनुष्य के लिए, जंतुओं के लिए किस प्रकार से लाभदायक होते हैं, उपयोगी होते हैं, इसके बारे में हमने अब तक देखा। सूक्ष्म जीव है यानी दूध से दही कैसे बनाते हैं, वहां पर हमारे लिए लाभदायक हुआ। और वाणिज्यिक क्षेत्र में भी ये काम में आता है। और इसके अलावा है मिट्टी की उर्वर क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए भी, उर्वर क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए भी सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीव के द्वारा है पर्यावरण का शुद्धिकरण किया जाता है। इसके अलावा है कई उद्योग धंधों में भी यह उपयोगी होता है। इस प्रकार हमने तो यहाँ पर मित्र एवं शत्रु, तो मित्र का मतलब मनुष्य के लिए यह किस प्रकार से उपयोगी है, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि यह शत्रु कैसे हैं। अब शत्रु का मतलब है ये मनुष्य, जंतुओं, प्राणियों के लिए, पौधों के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो इसमें हम देखेंगे मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले जो रोग हैं, कौन कौन से रोग हैं, ये कैसे होते हैं। तो कोई सा भी रोग है तो रोग होने के लिए कोई ना कोई रोग कारक होता है। तो सूक्ष्म जीव भी है, रोग को फैलाने का कार्य करते हैं, तो वे एक रोग जनक के रूप में कार्य करेंगे। इसके बाद में हमने देखा कि कई रोग है वह श्वास के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं। ऐसे रोग संचरणीय रोग होते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसका संचरण हो जाता है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों के माध्यम से कौन कौन से रोग होते हैं। पहला है क्षय रोग। क्षय रोग में है यह जीवाणु के माध्यम से होता है, जीवाणु के माध्यम से क्षय रोग होता है। और वायु के द्वारा इसका संचरण होता है, वायु के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में इसका संचरण हो जाता है। तो जब वायु के माध्यम से क्षय रोग का संचरण होता है तो रोगी व्यक्ति को है दूसरे व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए और टीकाकरण का कार्य किया जाना चाहिए। और रोगी व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखें, जो रोगी के पास जो वस्तुएं हैं उनको अलग रखें। इस प्रकार से क्षय रोग का रोगी है उससे बचाव किया जा सकता है। इसके बाद में खसरा, दूसरा जो रोग है खसरा, यह वायरस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, वायरस के माध्यम से होता है। अब यह वायु, इसका संचरण भी वायु के माध्यम से होता है। अब इसमें भी है जब वायु के माध्यम से होता है तो रोगी व्यक्ति को है दूसरे व्यक्ति से दूर रखें और उसके द्वारा जिन वस्तुओं को उपयोग में लिया जाता है उनको अलग रखें। और टीकाकरण ये इसमें ये भी आगे है। चिकन पॉक्स, तीसरा जो रोग है चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस के माध्यम से होता है। अब यह चिकन पॉक्स है, यह वायरस के माध्यम से होता है। अब इसमें संचरण का तरीका है, यह वायु वह सीधे वायु के माध्यम से या संपर्क के माध्यम से यह रोग संचरित होता है। इसका जो बचाव का उपाय है वो क्या है, कैसे उपाय कर सकते हैं। इसमें रोगी व्यक्ति है उसको
दूसरे व्यक्तियों से दूर रखेंगे, टीकाकरण करेंगे। फिर चौथा है पोलियो। पोलियो रोग है, ये भी वायरस के माध्यम से होता है और वायु व जल के माध्यम से, इनके माध्यम से इसका संचरण होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका संचरण होता है। अब हमने देखा 6 रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। 6 रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, चारों रोग है। इन चारों रोगों में रोगी को पूरी तरह से दूसरे व्यक्तियों से अलग रखें, दूसरे व्यक्तियों से दूर रखें और जो रोगी के संपर्क की जो वस्तुएं हैं उनको अलग रखें और टीकाकरण समय समय पर टीके लगवाएं। इस प्रकार से इन चारों रोगों के बारे में हो गया। फिर अगला है हैजा। हैजा है, ये जीवाणु सूक्ष्म जीव के माध्यम से होता है, जीवाणु के माध्यम से। अब ये जल और भोजन के संपर्क, जल और भोजन के द्वारा इसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण होगा। तो जल और भोजन के माध्यम से है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता रखें, अच्छी आदत रखें, भोजन को पका हुआ लेना चाहिए और उबला हुआ जल काम में लेना चाहिए। और टीकाकरण, ये इसके बचाव के उपाय हैं। इसके बाद में आता है टाइफाइड। टाइफाइड भी जीवाणु सूक्ष्म जीव के माध्यम से होता है, इसका संचरण भी जल के माध्यम से होता है। तो हमने देखा हैजा और टाइफाइड है, ये जीवाणु के द्वारा होते हैं दोनों, और जल और भोजन के द्वारा संचरित होते हैं। अब इसमें है बचाव के उपाय। बचाव के उपाय में है व्यक्तिगत स्वच्छता रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे तो इस रोग का संचरण नहीं होगा। और उबाला हुआ जल काम में लेना चाहिए, टीकाकरण करवाना चाहिए, भोजन पका हुआ लेना चाहिए। फिर इसके बाद में है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए ये वायरस के द्वारा होता है और जल के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका संचरण होता है। जल के माध्यम से होता है, तो हमें जब इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, उसमें उबले हुए जल का उपयोग करना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है मलेरिया। मलेरिया है, प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अब इसमें संचरण मच्छर के द्वारा होता है। संचरण हमने देखा था, मलेरिया जो रोग है मच्छर के माध्यम से होता है। तो मच्छर के द्वारा जब यह रोग होता है तो मच्छरदानियों के द्वारा बचाव किया जा सकता है। मच्छरदानियों के प्रयोग के माध्यम से, मच्छर भगाने वाले रसायन हैं उनके माध्यम से भी है इस रोग से बचाव किया जा सकता है। कीटनाशक दवाइयां हैं उनका छिड़काव करके भी मलेरिया रोग से बचाव कर सकते हैं। और अपने आसपास हैं जो जल को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। जब इकट्ठा रहेगा जल तो वहां पर है मच्छर पैदा होंगे, मच्छरों में है प्रजनन होगा, जिसके माध्यम से उनकी संख्या बढ़ती हुई चली जाएगी, जिसके कारण है वह मलेरिया रोग होने की ज्यादा संभावना रहेगी। मलेरिया रोग मच्छरों के माध्यम से फैल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये रोग देखे। अब इन रोगों के बाद में जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, जंतुओं में है किस प्रकार से रोग होते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, यानी मनुष्य और पौधों में ही रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर है जैसे एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला रोग है।
कैसे हो जाते हैं? जब खुरपका रोग हो जाता है तो जानवर के चलने में परेशानी आ जाती है। मुहपका रोग हो जाता है तो उसके जो चारा चलने की क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। तो ये जो रोग है ये भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य पौधों में हो, ये जंतुओं में भी होते हैं। तो एंथ्रेक्स मनुष्य मवेशियों में होने वाला रोग होता है, इसके जो जीवाणु के माध्यम से होता है। इसके अलावा